Hello students, let us start with our new chapter, Human Eye and Colorful World. So let me tell you first thing very clear, keep it in your mind that the part of human eye, it's all of the parts of human eye and its functions and the defects and the numericals related to it are deleted in the current session. इस सेशन में ह्यूमन आई वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, केवल कलरफुल वर्ल्ड वाला टॉपिक हमको पढ़ना है और यही आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी इसी में से क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में. फर्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. नाउ लेट अस फर्स्ट गो इनटू डिटेल कि व्हाट इज़ अ प्रिज्म. प्रिज्म कई बच्चों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे. एक प्रिज्म जो है इस तरह का दिखता है, ये ग्लास का बना होता है और इसमें आप देखो तीन रेक्टेंगुलर बेसेस होती हैं 1, 2 एंड 3 और 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगल्स होती हैं और ये तीनों क्लब करके एक प्रिज्म बनाते हैं. और इसमें जो ट्रायंगल्स होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, यानी एंगल जो प्रिज्म में बन रहा है हर जगह दैट इज़ 60 डिग्री. ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रिज्म में हर एक जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनता है. ठीक है, तो एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म से लेकर के वो है रिफ्रैक्शन का. आपने रिफ्रैक्शन लाइट चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है. व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द मीडियम to the extent to which it can bend the light. Okay, now here you can see that a white light has entered the prism, but this is what magic over here. We can see 7 beautiful colors coming out of the prism. ये तो वाइट लाइट गई थी प्रिज्म के अंदर, लेकिन जो लाइट बाहर आई वो 7 कलर से मिलके बनी है. दिस शोज दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. ओके, ये केवल वाइट लाइट जो हमको दिखती है वो केवल येलो लाइट ही सन की लाइट नहीं होती है. सनलाइट का स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है. आपने गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सबके बारे में सुना तो है और आज हम उसी स्पेक्ट्रम में से विजिबल लाइट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस डाइव डीप इनटू द रिफ्रैक्शन वाया प्रिज्म. सबसे पहले हमने प्रिज्म को वर्टिकली प्लेस किया और आउटलाइन उसकी ड्रॉ कर ली, तो हमें ये ट्रायंगल मिला. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग. हमने यहाँ पर प्रिज्म का डायग्राम आउटलाइन ड्रॉ की. अब बजाय बीम देने के हम एक सिंगल लाइट रे को स्टडी करेंगे कि वो कैसा बिहेवियर, कैसा पाथ लेती है एयर से ग्लास में जाते वक्त. ओके, इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि गूगल मीट में हमने इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. और मैं ये कहूँगी कि बच्चों प्लीज़ कम एंड जॉइन द गूगल मीट क्लासरूम्स. एटलीस्ट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स, द board questions which you will be facing this year or which have been covered recently in last few years. So utilize this time and use these classes to enhance your knowledge. Okay, now see here what we are seeing, we are focusing on incident ray. Incident ray क्या हुआ? air से. air is a rarer medium and glass is a denser medium. अब मैं रेयर और डेंसर को डिटेल में यहाँ नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ लिया है. तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम. ये ग्लास सरफेस था और उस पर ये परपेंडिकुलर लाइन जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है दैट इज़ नॉर्मल. तो जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वी नो कि इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये लाइट रे को जाना तो सीधा चाहिए था बिकॉज वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. बट हियर व्हाट मैजिक वी आर सीइंग दैट व्हेन द लाइट हैज़ एंटर्ड फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट हैज़ चेंज्ड इट्स पाथ एंड इट हैज़ बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिस थिंग हैपन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. What happens
व्हेन इन द ऑपोजिट केस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर, मतलब यदि यहाँ पर हम एक ग्लास स्लैब बना दें, जस्ट वेट, अगर मैं इसको एक ग्लास स्लैब बना दूँ, वो जो पेपर वेट आते हैं ना ग्लास के, रेक्टेंगुलर जो पेपर वेट होते हैं, नॉट दैट सिल्का जेल वाला, गोल वाले की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप देखो कि लाइट रे जो है वो एक सरफेस से एंटर करेगी तो बाहर भी तो आएगी, उसी के अंदर थोड़ी रह जाएगी। तो जब वो ग्लास से एयर में आती है तब क्या होता है, द लाइट रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर जाते वक्त क्या होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन आवर प्रिज्म। ओके, so what we have done, we have drawn the outer boundary of the prism and we are now considering the one ray which is focusing on the surface of the prism, first surface, इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस बोलेंगे और इस वाली साइड को हम सेकंड सरफेस बोलेंगे। तो जब यहाँ पर हम एक इंसिडेंट ले, और ये हम कैसे बनाते हैं बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 पिन्स इंसर्ट करते हैं और दूसरी साइड से हम उसकी इमेज लेने की कोशिश करते हैं। तो पिन्स आप पहले इंसर्ट करोगे, ये एक एक्टिविटी है, इसकी वीडियो मैं भेजती हूँ थोड़ी देर में। तो पिन्स इंसर्ट करेंगे और जब इस साइड से हम देखेंगे तो वो दोनों पिन्स, ग्लास है, ग्लास में से ओपेक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्वियसली ये पिन्स दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी वो पिन्स हमको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पिन्स रिमूव करके एक इंसिडेंट लाइट रे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद प्रिज्म को हटा करके प्रोट्रैक्टर रखेंगे इस सरफेस पर, यहाँ पे आप डी रखोगे और 90 डिग्री पे आप ड्रॉ करोगे अपना नॉर्मल। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारी फर्स्ट रे थी। अब जब वो एयर से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में व्हेन द लाइट विल गो, ऑब्वियसली इट विल रिफ्रैक्शन होगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा था कि लाइट रे जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, यानी कि ग्लास में जाएगी, तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आने की बजाय ये दूर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने यही बोला ना, मेरा ध्यान कहीं और था, जस्ट वेट एंड जस्ट टेल मी वीडियो देखने के बाद कि मैंने यहाँ पर रेयरर से डेंसर की ही बात की है। ओके, तो रेयरर से डेंसर में जब ये लाइट रे जाएगी, तो इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, थोड़ा सा ध्यान भटक गया था बच्चों, बेटा बुला रहा था तो सॉरी। तो इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये सीधा इसको जाना चाहिए बट इट हैज़ मूव टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके, तो दिस इज़ आवर रिफ्रैक्टेड रे, अब क्या होगा, दिस रिफ्रैक्टेड रे विल अगेन कम आउट फ्रॉम द प्रिज्म फ्रॉम आवर सेकेंड सरफेस। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, सी इन द सेकेंड डायग्राम, अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना डी रखोगे और 90 डिग्री पर आप अपना नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट द लाइट रे, ये जो लाइट रे, इंसिडेंट रे, अब रिफ्रैक्टेड रे जब सेकेंड सरफेस पर पड़ रही है तो सेकेंड सरफेस के लिए यही इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो ये लाइट रे जब रिफ्रैक्ट होके बाहर आएगी तो सीधा जाने की बजाय इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल आपका यहाँ था, उसके पास भी नहीं गई, सीधी भी नहीं गई, बल्कि उसके दूर चली गई। इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, नाउ अब अपना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था उसको आप थोड़ा सा दिमाग में लाओ, और उसमें हमने एमर्जेंट रे की बात की थी। तो आप ये डायग्राम ये देख करके मुझे बताओ कि दिस इज़ इंसिडेंट रे, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे, कैन वी कॉल दिस रे एज एमर्जेंट रे? यस, डेफिनेटली, क्योंकि हम एक ही वही सिंगल लाइट रे की पाथ को हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं कि किस रास्ते से वो लाइट रे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जिस लाइट रे को सीधा जाना चाहिए अपनी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की प्रॉपर्टी की वजह से, वो लाइट रे कुछ इस तरह का कर्व रास्ता लेती है। तो आई होप कि दिस थिंग इज़ क्लियर। तो अब यहाँ पर जल्दी से हम लोग सबको लेबल कर लेते हैं। आवर BE इज़ द इंसिडेंट रे, FG और FC वॉट एवर इट इज़, you can say emergent ray, and EF is your refracted ray। तो तीनों रेस क्लियर हो गई। नाउ लेट अस look into the angles
एंगल आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको पता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद एंगल आर जो यहाँ लेबल किया है दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस एंगल ई इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, कि कितनी डिग्री वो बेंड हुई है इमर्जेंट रे, ठीक है, कितने एंगल पर वो झुक गई है। अब आप एक चीज़ देखो बेटा, यदि मैं इस रे को पीछे प्रोजेक्ट करूं और अपनी इमर्जेंट रे को पीछे प्रोजेक्ट करूं तो क्या वो एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं? यस, डेफिनेटली दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हियर, ओके, एंड द एंगल विच इज़ मेड बिटवीन द टू रेज इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। यानी लाइट को तो सीधा जाना चाहिए था ना, यानी वो इतने डिग्री पर बेंड हो गई है, तो दिस इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन। तो कुछ इस तरीके का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के अंदर। अभी तो मैंने केवल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया है, बट मैं इसकी एक वीडियो आपको पोस्ट करूँगी जिसमें प्रैक्टिकल बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं या टीचर करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट होता है। और अगर इन एनी केस प्रैक्टिकल्स के लिए कभी आपको बुलाया जाएगा तो आप लोगों को भी ये एक्टिविटी जो है ये प्रैक्टिकल स्कूल में करना होगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। एंगल डी इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन। न्यूमेरिकल नहीं आता है इसके ऊपर, सो डोंट वरी फॉर दैट। अब हम डिस्कस करते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रिज्म से हमने ये रिफ्रैक्शन पढ़ा ही क्यों? रिफ्रैक्शन तो हमने लाइट में भी पढ़ा था। इसको पढ़ने के पीछे एक लॉजिक है। लेट मी टेक यू टू द स्लाइड ऑफ दैट। ये यहाँ पर देखो, हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, ये सनलाइट थी सिंगल रे, लेकिन सनलाइट एक अकेली लाइट नहीं होती, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं, बहुत सारे दूसरे रेडिएशंस भी होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था यूवी रेज़, इंफ्रारेड रेज़, गामा रेज़, है ना, एक्स रेज़। उसी तरह से ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ पर लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन। इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के साथ साथ लाइट डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में, और ये 7 के 7 कलर्स जब हमारे सेकेंड सरफेस पर पड़े, अगेन दे गेट रिफ्रैक्टेड, सबके सब फिर से रिफ्रैक्ट हुए, बेंड हुए, एंड वी गॉट दिस ब्यूटीफुल 7 कलर स्पेक्ट्रम विबग्योर। आपने छोटी क्लासेस से ही विबग्योर का जो पैटर्न है वो लर्न किया हुआ है। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि व्हेन वी रिफ्रैक्ट लाइट रे फ्रॉम द प्रिज्म, विच कलर शोज़ लीस्ट डिविएशन एंड विच कलर शोज़ मैक्सिमम डिविएशन एंड वाई। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों ने क्लास 9th में वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, है ना। सी द स्लाइड शोज़ द वेवलेंथ। व्हाट इज़ अ वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स or to crest or from here to here, this is called one complete wave, और इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो ये कहलाता है वेव का वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं, ओके। तो अब हम आते हैं अपने वापस इस स्लाइड पर। अब जितने भी ये 7 कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी लाइट रेज़ की अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है। हमने एक वेव इक्वेशन भी पढ़ी थी क्लास 9th में, वेलोसिटी वेव, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसी की वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन सबसे कम शो करता है। इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लो ताकि आप एग्ज़ाम में अपने आंसर्स लिख पाओगे। तो आप लीस्ट डिविएशन देखो, लाइट को तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सबसे कम डिविएट कौन हो रही है? रेड हो रही है। और सबसे ज़्यादा डिविएट कौन हो रही है? वायलेट लाइट हो रही है। तो रेड इसलिए सबसे कम डिविएट हुई क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी चौड़ी होती है, जबकि
और वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, सबसे पहले बाहर आने की कोशिश करेगी वो प्रिज्म से, तो उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए रिफ्रैक्ट वो सबसे कम करती है। जबकि यदि हम वायलेट की बात करें तो वायलेट ऐसे वेवलेंथ इसकी बहुत कम होती है। तो अगर वेवलेंथ कम तो आपकी वेलोसिटी कम यानी रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा। रिफ्रैक्शन क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको अच्छे से दिमाग में रखो क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्काई ब्लू क्यों होता है, सनराइज़ और सनसेट के समय ऑरेंज स्काई क्यों नज़र आता है, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आंसर मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पॉज करके दोबारा से एक बार देखना। इसका एक और ब्यूटीफुल एप्लीकेशन हम अभी डिस्कस करेंगे, रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, आप सभी बच्चों ने छोटे पर से रेनबो फॉर्मेशन देखा है। रेनबो बनता क्यों है आकाश में? रेनबो बनने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले वाटर ड्रॉपलेट्स का एयर में होना, और वाटर ड्रॉपलेट्स वैसे तो हमें पता है कि एयर में मॉइस्चर होता है, लेकिन वो मॉइस्चर इतना नहीं होता कि वो सनलाइट को डिस्पर्स कर पाए। बट तुरंत जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, हवा में घूमते रहते हैं। तो ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, दे एक्ट एज प्रिज्म। ठीक है, ये हमारे प्रिज्म जैसा एक्ट करता है और लाइट को बिल्कुल उसी तरह से रिफ्रैक्ट करता है जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया है। यानी कि सनलाइट होना आपका ज़रूरी है। जैसे ही बारिश के बाद में अगर और काले बादल छाए रहेंगे तो कभी नहीं रेनबो दिखाई देगा। अगर बारिश होने के तुरंत बाद धूप आ जाती है तो ये सनलाइट इन पानी की बूंदों में से ठीक उसी तरह से रिफ्रैक्ट होकर बाहर 7 कलर्स देती हैं जैसे हमने प्रिज्म में पढ़ा। बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लिखना है, हाउ डज़ रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? वी विल राइट कि इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप क्यों बोल रही हूँ बेटा? क्योंकि ये जो पानी की बूंद है यहाँ पे प्रॉपर स्फेरिकल बनाया हुआ है, बट आप इसकी शेप देखो ऐसे होती है, पानी की बूंदें इस तरह की होती हैं। ठीक है, तो आप देखो एक फिनोमेना, जस्ट वेट ए सेकेंड, एक फिनोमेना यहाँ पर होगा, एक फिनोमेना यहाँ पर होगा और एक स्टेप यहाँ होगा, यानी कि टोटल ये 3 स्टेप प्रोसेस है। और क्या होता है इसमें? व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन वाटर ड्रॉपलेट, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जब यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ तो ये लाइट क्या होगी? 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, साथ साथ में डिस्पर्शन भी होगा। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब जब ये 7 के 7 कलर्स यहाँ पर फॉल करेंगे, दूसरे सरफेस को हिट करेंगे, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये यहाँ से बाहर ना आकर के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको अभी मैं समझाऊंगी, वेट अ मिनट, बट पहले इसको हम लोग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब ये 7 के 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होकर के वापस यहाँ पर इस तीसरे पार्ट पर हिट करेंगे। तो जब यहाँ पर हिट करेंगे, अब ये यहाँ से बाहर आएंगे और ये 7 कलर्स फिर जब बाहर आते हैं तो विबग्योर वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये रेनबो हमको इस तरीके का 7 कलर्स का दिखाई देता है। जस्ट वेट, ये मैं आपके लिए, ये स्लाइड्स हैं बच्चों, इनको जो लाइन्स इसमें लिखी हुई हैं जस्ट गो थ्रू दोज लाइन्स। ठीक है, ताकि आपको आंसर लिखने में इजी फील हो। और इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, वेट अ मिनट, जस्ट वेट बच्चों, मैं आपको वो डायग्राम दिखा दूँ। यस, हियर इट इज़। ये देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा? रिफ्रैक्शन हुआ। लेट मी टेक यू टू द सिंपलर डायग्राम। यस, सनलाइट फॉल की हमारे फर्स्ट सरफेस पर, रिफ्रैक्शन हुआ फर्स्ट स्टेप इंक्लूडिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट, देन all the 7 colors they got reflected back, which we call it as total internal reflection.
इसको आप लोग 12th में और अच्छे से पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स में। यहाँ पर सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है, बट मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी थोड़ा सा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी जितनी 7 लाइट फॉल करेगी विजिबल स्पेक्ट्रम की, वो 7 की 7 हमारी नेक्स्ट डी सरफेस पर हिट करेंगी, और जहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा सेम प्रिज्म की तरह, और फिर ये और बेंड होकर के ये 7 लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम की बाहर आएंगी, जो हमें आइज से रेनबो के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, अगेन इट इज़ फॉलोइंग द सेम विब्गियो पैटर्न। अब ये देखो पानी की बूंद में कैसे रिफ्रैक्शन हुआ। पानी जो है वो क्रिटिकल एंगल देता है 48.8 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सनलाइट पड़ी यहाँ पर, इस सरफेस को हिट किया इसने, रिफ्रैक्शन हुआ, और उसके बाद में डिस्पर्शन हुआ। डिस्पर्शन जब सेकेंड सरफेस पर हो रहा है तो सारी की सारी 7 कलर्स वापस से रिफ्लेक्ट हो करके तीसरे बाउंड्री को हिट कर रही हैं, तीसरी जगह पर टच करती हैं, और ये 7 कलर्स में बाहर आती हैं। ये स्लाइड मैंने आपके लिए इसलिए ली ताकि आप लोग यहाँ पर रेड और वायलेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। सी द वेवलेंथ ओवर हियर इज़ 396.9 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर क्या होता है? इट इज़ द वेवलेंथ यूनिट। ओके, और रेड की बहुत ज़्यादा है, 656.3 नैनोमीटर है। ओके, तो इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखना। आई होप बस इतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, तो यू विल राइट कि इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस, रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्शन, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द process going on in the prism. Okay, when sunlight falls on a surface of the rain drop, it gets refracted and dispersed in 7 colors. Again it gets totally internally reflected and hits the other surface of the prism opposite to the second surface, and it comes out after refraction in the pattern of Webb-Cure. Okay, now this thing is clear. Now let me take you to the slide of total internal reflection. ओके बच्चों, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है। अब यहाँ पर देखो, जब हम एक लाइट रे के पाथ को स्टडी करते हैं, हमने एयर को छोड़ दो, यहाँ पर केवल कांच में इसको देखो। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्ट हुई, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है, तो क्या हुआ? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, अब आप धीरे धीरे इंसिडेंट रे के एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ। ठीक है, लुक इनटू द नेक्स्ट पिक्चर ओवर हियर। हमने धीरे धीरे एंगल बढ़ाते गए इंसिडेंट रे का, तो रिफ्रैक्शन जो हमारा हो रहा था वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको ऐसा मिलेगा जब रिफ्रैक्टेड रे पास आते 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 परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारे सरफेस पर, ग्लास के सरफेस पर। ठीक है, तो जिस इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमें रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पर मिल जाती है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, वाटर के लिए इट इज़ 48.8, ग्लास के लिए कुछ और है। यू कैन चेक इट इन योर इंटरनेट कि व्हाट इज़ अ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या होगा? हमने क्रिटिकल एंगल आ गया हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इतना बढ़ा दिया कि जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गई, सीधी लेट गई वो सरफेस के बराबर में। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आपने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो अब लाइट आपकी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, वो अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इसी को कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी उसी मीडियम के, सेम एक ही मीडियम के अंदर लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। इतने एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस गया, क्रिटिकल एंगल यानी 90 डिग्री पर रिफ्रैक्टेड रे देने के बाद अगर आपने एंगल बढ़ा दिया, तो आपकी जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी मीडियम के अंदर ही। समझ आया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा वाटर ड्रॉपलेट में भी था
कि क्रिटिकल एंगल उसका इस तरह से हो जाता है, शेप हो जो वाटर ड्रॉपलेट की है उसकी वजह से क्रिटिकल एंगल इस तरीके से सेट हो जाता है कि लाइट जो है वो बाहर आने की बजाय इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ऐसा पानी वाटर ड्रॉपलेट ने क्यों शो किया? क्योंकि जो बूंद बनती है उसमें पानी का जो क्रिटिकल एंगल होता है 48.8 डिग्री होता है, और इसीलिए वहाँ पर सेकेंड स्टेप में लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होकर शो करती है। तो आई होप बच्चों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक और भी है। डायमंड बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गोइंग ऑन इनसाइड दिस डायमंड, और इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा ग्लो करता है। मिराजेस जितने भी हमको डेजर्ट में देखने को मिलते हैं ना, आपने छोटा भीम, पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं, मेरे बच्चे बहुत देखते हैं। उसमें दिखाता है कि जब वो डेजर्ट में जाता है तो उसको कहीं ना कहीं पानी नज़र आता है, बट जब एक्चुअली उस लोकेशन पे पहुंचेगा तो पानी नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में पानी कहीं दूर है, बट रिफ्लेक्शन होने की वजह से उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये मिराजेस फॉर्म हमें मिलते हैं। अब एक चीज़ और मुझे समझानी है बच्चों, हाँ, दिस एक्टिविटी। सबसे पहले प्रिज्म का जो डिस्पर्शन है उसको आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, और उन्होंने एक एक्टिविटी की थी। क्या एक्टिविटी उन्होंने की थी? उन्होंने एक प्रिज्म रखा और उससे लाइट रे पास की, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, बड़े खूबसूरत से 7 कलर्स हमको विजिबल लाइट के मिल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सामने एक और प्रिज्म रखा। अगर आप प्रिज्म सीधा रखोगे तो उससे जो लाइट बाहर आएगी वो भी 7 कलर्स की ही होगी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने गूगल मीट में बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए यहाँ पर मैं उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उनका एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कर रही हूँ कि उन्होंने ये प्रिज्म इन्वर्टेड रखा। पीछे एक लॉजिक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब हमने प्रिज्म इन्वर्टेड रखा तो ये सारी की सारी जो डिस्पर्स लाइट है वो फिर से रिफ्रैक्शन के बाद में जब बाहर आई तो वो वाइट लाइट के ही रूप में बाहर आई। तो न्यूटन ने ये कंफर्म किया अपनी इस एक्टिविटी से कि सनलाइट इज़ नॉट combination of only one single white light, instead it is a combination of 7 visible colors of light. Okay, so this was the activity which was given in your textbook and I needed to explain this. That's all in today's video. अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है तो जस्ट राइट इन WhatsApp so that I can clear it in our next Google Meet class. Okay बच्चों, take care.